असाइनमेंट के कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व? हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व? ऑक्सीडेटिव एडिशन के क्वेश्चन देखे कुछ? मैंने थर्ड असाइनमेंट दे दिया अब आपको, ठीक है? कंप्लीट करो 1 और 2। फ्राइडे को बोला था रिवीजन क्लास के लिए, बोला था ना? चलो लिखो important points related with migratory insertion. Important points related with migratory insertion. Number 1, for migratory insertion to occur, cyclic transition state is formed. Cyclic transition state is formed, which is only possible in cis conformation. Hence, the two ligands involved during migratory insertion must be cis with respect to each other. So see, we have this metal, ठीक है? इसके साथ हमारे पास हमेशा देखो माइग्रेटरी इंसर्शन में एक और चीज होती है, जो दो लिगेंड्स इन्वॉल्वड होते हैं. लेट्स सपोज यू हैव लिगेंड R एंड अनदर लिगेंड इज कार्बोनिल. R स्टैंड्स फॉर एनी अल्काइल ग्रुप. तो जो दो लिगेंड्स माइग्रेटरी इंसर्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका हमारे पास हमेशा ऐसा होगा, एक हमारा आयनिक लिगेंड होगा जिसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना रहता है, -1, और एक हमारे पास कोई भी न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये भी है. और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि जो हमारे पास ये दो लिगेंड्स है, जब माइग्रेटरी इंसर्शन होती है तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. कैसे बनती है? आर ग्रुप ने इस मेटल से कहां चले जाना है, कार्बोनिल के पास. ठीक है, तो हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से बनेगी कि आर ग्रुप का इसके साथ बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा. तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है. और ये जो रिंग है ये कितनी है, 3 मेंबर्ड रिंग. अब 3 मेंबर्ड रिंग मतलब साइज छोटा होगा. ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग कभी भी ट्रांस पोजीशन पे बन ही नहीं सकती. क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि अगर हम ट्रांस पोजीशन की बात करें तो एक लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और एक लिगेंड हमारे इसके नीचे प्रेजेंट है. अब दिस इज योर एटम नंबर 1 जो यहाँ प्रेजेंट है, दिस इज एटम नंबर 2. इन दोनों के बीच में आपको एटम नंबर 3 कनेक्ट करना है. तो ये दोनों एक दूसरे से दूर है. ठीक है, अब इस तरह से हमें बहुत सारे कार्बन चेन्स चाहिए जो इनको आपस में कनेक्ट करेंगे. ठीक है ना, तो एक ही कार्बन के साथ ही कनेक्ट नहीं हो सकती. बहुत छोटी सी रिंग होती है, इतनी बड़ी बन नहीं पाएगी. अगर आपको इस एटम को इसके साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे एक लंबी सी कार्बन की चेन चाहिए, तब जाके वो कनेक्ट होंगे. 3 मेंबर कब बन सकती है? जब आपके दो जो हमारी पोजीशंस हैं जिनको आपको कनेक्ट करना है, दे आर प्रेजेंट नियर टू ईच अदर. जैसे कि सिस कन्फर्मेशन में एक एटम आपका इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, एक एटम इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा. बॉन्ड एंगल कितना है इनके बीच में? 90 डिग्री. पास है ना, ट्रांस वालों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. डबल दूर हो गए उससे, है ना.
तो फिर इस वजह से ये और ये आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। एक एटम जो आपका सेंटर में आ रहा है, यहाँ से ऐसे 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है, ठीक है। पर यहाँ से यहाँ ट्रांसपोजिशन पे नहीं बन सकती, इस वजह से, क्योंकि जब भी माइग्रेटरी इंसर्शन होती है तो उसमें एक हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है विच इज 3 मेंबर, और ये तभी बन सकती है जब हमारे जो 2 लिगेंड्स जिनको हमने बोला है कि इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन होगी वो आपस में सिस पोजीशन पे होने चाहिए। रिडक्टिव एलिमिनेशन में किया था ऐसा कुछ, वहां पे भी रूल था ना कि रिडक्टिव एलिमिनेशन उन्हीं 2 लिगेंड्स में हो सकती है जो आपस में सिस में, तो माइग्रेटरी इंसर्शन भी उसी की तरह है, ठीक है। क्लियर है ना ये पॉइंट? राइट डाउन नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइग्रेटरी इंसर्शन, ये ड्रॉ कर लिया सबने? राइट डाउन ड्यूरिंग माइग्रेटरी इंसर्शन, आप बताओ मेरे को, क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की जब भी माइग्रेटरी इंसर्शन करते तो चेंज होगी या नहीं? नहीं होगी। रिडक्टिव एलिमिनेशन में होती है? यस। ऑक्सीडेटिव एडिशन में? यस। ऑक्सीडेटिव एडिशन में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से इंक्रीज करती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से डिक्रीज करती है। माइग्रेटरी इंसर्शन के केस में मैंने क्या बताया था कि यहाँ R ग्रुप है, दिस इज कार्बोनिल, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज -1, यहाँ पे न्यूट्रल, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1, है ना। अब हम इसको अगर माइग्रेट करते हैं तो ये कैसा लिगेंड बन जाएगा? कार्बोनिल तो नहीं रहा, अब ये कैसा बन गया? असाइल लिगेंड, और असाइल लिगेंड पे फॉर्मल चार्ज कितना होता है? -1। या तो हमारे पास कुछ भी नहीं प्रेजेंट, माइग्रेटरी इंसर्शन कंप्लीट कब होगा? क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं। अभी क्या आएगा अगला स्टेप? इसकी जगह पे हमारे पास कोई ना कोई लिगेंड इसकी वैकेंसी को ऑक्यूपाई करेगा। कौन सा लिगेंड आएगा? जो कि न्यूट्रल हो, ठीक है। न्यूट्रल जैसे कि ट्राइफिनाइल फॉस्फेट्स हो गए, कार्बोनिल की जगह यहाँ पे कार्बोनिल भी आ सकता है, और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट्स दोनों न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, कोई भी यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड हमारी इसकी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो फिर यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना है? 0, तो अभी भी मेटल पे चार्ज कितना रहा? +1। तो याद रखना, ऑक्सीडेटिव एडिशन में इंक्रीज होती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन में डिक्रीज, माइग्रेटरी इंसर्शन में कोई भी चेंज नहीं आता। राइट डाउन ड्यूरिंग माइग्रेटरी इंसर्शन, during migratory insertion there is no change in the oxidation state of the metal. There is no change in the oxidation state of the metal due to next point, due to migratory insertion, a vacancy is created. Due to migratory insertion, a vacancy is created, and this vacancy is occupied by some external ligand, which is neutral. The groups which are present at trans, next point, the groups which are present at trans cannot undergo migratory insertion. Now see, like कभी कभी क्या होता है, हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट है मेटल के साथ, यहाँ पे मेटल के साथ एक न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट है। अब जो हमने बोला माइग्रेटरी इंसर्शन में एक न्यूट्रल लिगेंड होगा, दूसरा कौन सा होगा? आयनिक लिगेंड। तो हो सकता है यहाँ हमारे पास आयनिक लिगेंड एक से ज्यादा हो, ठीक है, R एंड R'। तो हमें पता है कि माइग्रेशन के टाइम पे क्या होता है, R ग्रुप क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट करता है कार्बोनिल पे, तभी बॉन्ड ब्रेक होता है मेटल के साथ। तो 2 आयनिक लिगेंड्स में से कौन सा लिगेंड माइग्रेट करेगा? जो अपने साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाएगा, ठीक है।
जो अपने साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाएगा। कौन सा ज्यादा लेकर जाएगा? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। वही मेटल से विड्रॉ करके रखेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, या ऐसा ग्रुप विच इज मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉन, ठीक है, दैट विल टेक मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग विद इट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बिटवीन, ये लिख लिया, बिटवीन द टू अल्काइल ग्रुप्स द ग्रुप विच इज, लिखा है ये, लिखो, between the two alkyl groups, between the two alkyl groups, the group which has more electron density, the group which has more electron density will migrate first. The group which has more electron density will migrate first. Next लिखो, if the R group is chiral, chiral का मतलब पता है? If the R group is chiral, then there will be retention in configuration. Then there will be retention in configuration. क्या मतलब हुआ इसका? What do you mean by retention in configuration? स्टीरियो हो गया कंप्लीट? बताओ क्या होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन? क्या रहेगा सेम? अगर कोई ग्रुप R कॉन्फ़िगरेशन में है तो वो R में रहेगा, अगर कोई S कॉन्फ़िगरेशन का है तो वो S में ही रहेगा, है ना। माइग्रेट करने से पहले अगर R में, तो माइग्रेट करने के बाद भी उस कार्बन की जो भी हमारी कायरलिटी है ना उसमें, तो वो R ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन करो एक, ये लिखो, लिखो, write down the product formed, write down the product formed during the reaction, write down the product formed during the reaction, and also illustrate the mechanism, and also illustrate the mechanism. इसके नीचे लिखो hint, in the product a new IR band will be observed. In the product, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर a new IR band will be observed for carbonyl. This is your hint number 1. Second, chemical shift value. Chemical shift value क्या होती है? NMR आता है, थोड़ा सा आता है। क्या होती है NMR में? जहां पीक आती है ना, उसको आप केमिकल शिफ्ट वैल्यू बोलते हो, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा से, ठीक है। केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑफ अल्काइल ग्रुप विल चेंज. Chemical shift value of alkyl group will change. NMR में क्या होता है? हम कैसे पढ़ते हैं NMR को? अगर हमारे पास इस तरह से you have CH3, CH2 and then you have fluorine attached with this. NMR is nuclear magnetic resonance, ठीक है। जो न्यूक्लियस हमारा NMR एक्टिव, मतलब जो न्यूक्लियस हमारा NMR एक्टिव होता है, वही उसी का NMR आप पढ़ सकते हो। जैसे कि जिसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू नॉन जीरो हो, जैसे जो प्रोटॉन है उसकी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू नॉन जीरो है, तो उसके लिए हम NMR पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिर्फ प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती, कोई भी और न्यूक्लियस जिसकी आई वैल्यू नॉन जीरो है उसका भी NMR हम कर सकते हैं। जैसे कि C13, ठीक है, कार्बन का आइसोटोप 13, उसकी भी आई वैल्यू 1/2 होती है। फ्लोरीन 19, इसकी भी आई वैल्यू 1/2 होती है। अगर आप कार्बन NMR करें तो उसको कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलोगे, फ्लोरीन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलोगे, इस तरह से।
अब जैसे ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग है तो इनकी अलग अलग पीक्स आएंगी एनएमआर में, अलग है ना दोनों। ये CH3 है, ये वाले हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के साथ और क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, तो दोनों अलग अलग है ना, पर ये तीनों आपस में सेम है, यस और नो, एंड ये दोनों भी आपस में सेम है, तो हमें दो पीक्स मिलेंगी, ठीक है। एक किसकी होगी CH2 की और एक कौन सी होगी CH3 की। तो दिस विल बी ऑफ, इस तरह से ग्राफ बनता है हमारा, इस साइड पे होगा 0 से 12 पार्ट्स पर मिलियन, तो ये 0 1 2 3 4 ये सब क्या है केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज, ठीक है। तो एक हमारे पास CH3 का वैल्यू आएगी, ठीक है, और एक हमारे पास CH2 वाले प्रोटॉन्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब ये पीक किसके लिए, 3 हाइड्रोजन्स के लिए, और ये पीक किसके लिए, 2 हाइड्रोजन्स के लिए। बाद में ये अपने आप में स्प्लिट भी करते हैं, ठीक है, जैसे अभी तो मैंने सिंगल सिंगल ड्रॉ किया लाइन, स्प्लिटिंग भी होती है डिफरेंट न्यूक्लियस डिफरेंट प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है। बस हम क्या होता है कि अब कौन सी पीक कम वैल्यू पे आएगी और किसकी पीक ज्यादा वैल्यू पे आएगी, वो किस पे डिपेंड करता है कि उन हाइड्रोजन के साथ में कौन सा एटम अटैच्ड है, ठीक है। जिस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू आगे की तरफ जाती है, डी शील्डिंग हो जाती है। तो जिस कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच था उसके हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ आ रही है, और जिसके साथ वो नहीं अटैच था उसकी वैल्यू पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो व्हाट डू वी मीन टू से इज कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में या कनेक्टिविटी में डिफरेंस है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या लिखा, केमिकल शिफ्ट ऑफ CH3 विल चेंज, तो यहाँ से आपको क्या हिंट मिल रहा है, अगर प्रोडक्ट में CH3 की केमिकल शिफ्ट आ रही है तो हमें यहाँ से CH3 को रिमूव करना या नहीं करना। प्रोडक्ट में अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू प्रोडक्ट में कब आएगी, जब वो CH3 उसमें होगा। अगर उसमें CH3 होगा ही नहीं तो फिर CH3 की पीक कहाँ से आ जाएगी प्रोडक्ट में, है ना। आपने प्रोडक्ट लिया, जो आपका सैंपल था प्रोडक्ट का, उसका आप NMR देखोगे तो जब तक उसमें CH3 है ही नहीं तो CH3 की पीक ही नहीं आएगी। दिस मीन्स अगर हम बोल रहे हैं केमिकल शिफ्ट ऑफ CH3 विल चेंज, दैट मीन्स पीक तो है ना CH3 की, तो दैट मीन्स CH3 आपको रिमूव नहीं करना है ना, CH3 रिमूव नहीं करना, पर उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, मतलब इसके साथ जो एटम अटैच्ड है वो चेंज हुआ होगा, है ना। अगर आयरन के साथ अटैच्ड है और बाद में भी आयरन के साथ अटैच्ड है तब तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो थी वही रहनी चाहिए, है ना। पर अगर आप ये वाले हाइड्रोजन को हटा के इधर कर रहे हो तो अब वो फ्लोरीन के साथ अटैच्ड हो गया ना, तो उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू चेंज होगी। तो एटम चेंज होने के साथ, कनेक्टिविटी चेंज होने के साथ उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू भी चेंज करती है। तो एक इंडिकेशन क्या मिल रहा है यहाँ से कि CH3 को आपको चेंज करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, IR के अंदर बैंड्स, ठीक है, IR के अंदर बैंड्स कैसे आते हैं, जितनी तरह, जैसे IR के हमारे पास फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, जैसे यू हैव कार्बोनिल, हाँ ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, इतना क्लियर है ना NMR का। IR में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट K बाय म्यू। तो ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, फोर्स कांस्टेंट पे। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोलो या यहाँ पे वेव नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हमारे पास, एक सेकेंड में ये रख करूं, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो किसके बीच में होता है, एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस। वैसे जनरली हम यहाँ ट्रांसमिटेंस लेते हैं, मैं एब्जॉर्बेंस लिख रही हूँ, ठीक है। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या होता है, जितनी ज्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होगी, जब फोर्स कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, जब आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ज्यादा एब्जॉर्बेंस भी शो करेगा और उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अगर कार्बोनिल की बात करें, C ट्रिपल बॉन्ड O, दोनों कार्बोनिल थे ना आपके रिएक्टेंट में, आयरन के साथ 2 कार्बोनिल अटैच थे, क्या इस कार्बोनिल और इस कार्बोनिल में कोई डिफरेंस है, यस और नो, नहीं है ना, दोनों सेम आयरन के साथ ही अटैच्ड है। दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों की फोर्स कांस्टेंट सेम है, तो इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक ही जगह पे आनी चाहिए,
ठीक है, तो दैट मीन्स रिएक्टेंट के केस में आपके पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दोनों कार्बोनिल्स की एक ही जगह पे होगी। आईआर वैसे बैंड ऐसे नहीं होता, आईआर का ऐसे डायग्राम बनता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आता है क्योंकि वो ट्रांसमिटेंस है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए समझाने के लिए अभी आपको एब्जॉर्बेंस बता रही हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों कार्बोनिल्स की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सेम, तो दोनों कार्बोनिल्स एक ही पोजीशन पे आएंगे, यस और नो। और हमने प्रोडक्ट में हिंट क्या लिखा है, अ न्यू आईआर बैंड विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर कार्बोनिल। इसका मतलब क्या हुआ, अब दोनों कार्बोनिल अलग अलग हो गए, है ना, मतलब कार्बोनिल्स तो दो होंगे तभी न्यू आईआर बैंड आया है, रिएक्टेंट में तो एक ही था, राइट, बिकॉज बोथ द कार्बोनिल्स वर आइडेंटिकल, बोथ द कार्बोनिल्स वर सेम, बट प्रोडक्ट में अ न्यू आईआर बैंड का मतलब अब दो आईआर बैंड्स हो जाएंगे टोटल। मान लो एक यहाँ कहीं आया और एक यहाँ कहीं आया, दिस इंडिकेट्स दैट नाउ टू कार्बोनिल्स आर नॉट आइडेंटिकल, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन देम। तो अब हिंट मिल रहा है क्या हुआ होगा रिएक्शन में, क्या हुआ होगा, CO का CO के लिए नया बैंड आ रहा है, CH3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो रही है, तभी उसका NMR शिफ्ट भी मतलब केमिकल शिफ्ट भी चेंज हो रही है। क्या हुआ होगा, CO का बॉन्ड CH3 के साथ, दैट इज क्या हुआ होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है। और फिर बाद में क्या लिखा है यहाँ, TPH3, that is an external ligand will occupy the position of carbonyl, ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरह से आएगा, मतलब आपको क्लियरली नहीं बताएंगे कि इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन करो और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो जैसे ये मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसमें सिर्फ माइग्रेटरी इंसर्शन इन्वॉल्व है। कुछ और क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको मिक्सचर मिलेगा कि एक जगह पे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी तो वो उसका हिंट देंगे, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि यहाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, ठीक है। फिर आपको माइग्रेटरी इंसर्शन करना होगा, उसका भी हिंट गिवन होगा, ठीक है। बैंड्स के साथ बताएंगे आपको कि इतने बैंड्स आ रहे हैं, इतने NMR में केमिकल शिफ्ट वैल्यूज आ रही है, तो उससे आपको आइडिया लगाना है, ठीक है। बट इट्स लाइक कि अभी आपने NMR और IR नहीं किया हुआ, तो इस वजह से मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया है। आपको इससे बेटर आएगा NMR IR, एक बार दीपा मैम करवा देंगे ना आपको, तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, तो आप जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाओगे उसको। अभी क्लियर तो हो गया ना, चलो इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करो और एक बार इसको लिख भी लो, ठीक है, ताकि याद रहे आपको, इसको भी नोट कर लो। बनाओगे ना मैकेनिज्म अपने आप, अब मैं बनवा दूंगी साथ में, पर आप भी बना के देखो क्या आएगा। कुछ नहीं करना, बस माइग्रेटरी इंसर्शन करो। कृतिका आपकी फ्रेंड नहीं आई आज, उसने एडमिशन ले लिया या दैट वाज अ डेमो क्लास, ले लिया। ये नोट कर लिया सबने, अच्छा तो क्या था मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है। ये हमारे पास कार्बोनिल कार्बोनिल और CH3 था, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 अपनी पोजीशन चेंज करके कार्बोनिल के साथ अटैच हो जाएगा। माइग्रेटरी इंसर्शन से क्या होगा, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट, देखो पहले क्या था C ट्रिपल बॉन्ड O, अब COCH3 बन रहा है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, डबल बॉन्ड, वीक हो गया, फोर्स कांस्टेंट चेंज हो गया, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे जो पोजीशन बची थी वो किसने ऑक्यूपाई कर ली, PPH3 ने, ठीक है ना, PR3 लिख दिया मैंने, PPH3 कर लेना, ओके। और इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि पहले ये आयरन के साथ अटैच था। अच्छा आप ये बता सकते हो शील्डिंग होगी या डी शील्डिंग होगी CH3 की, डी शील्डिंग का मतलब क्या होता है,
दूर, ठीक है। ये 0 और ये 12 ppm, यहाँ पे होती है हमारे पास डी शील्डिंग, यहाँ पे पीक आती है, और ये होता है आपका शील्डिंग का जोन, ठीक है। डी शील्डिंग कब होती है? जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड हो, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं तब शील्डिंग। क्या होगा इसमें? डी शील्डिंग। पहले किसके साथ अटैच था? आयरन। आयरन इज मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। और अब किसके साथ अटैच है? कार्बोनिल के साथ, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, राइट। ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, ये इससे विड्रॉ करेगा, है ना। तो डी शील्डिंग हो जाएगी उसकी। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा आया कि ये और भी कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ कुछ और होने की? कुछ और कुछ हो सकता है यहाँ पे, कोई भी रिएक्शन जो हमने पढ़ी हो? कौन से रिएक्शंस पढ़े हैं? उससे पहले कोई रिएक्शन पढ़ा था? हाँ जी, ऑक्सीडेटिव एडिशन से पहले कुछ पढ़ा था? हो सकती है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन? यस और नो? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक लिगेंड का रिमूव होना, उसकी जगह दूसरा लिगेंड आना, है ना। और वो दोनों लिगेंड्स एक दूसरे के जैसे होने चाहिए, है ना। उनका मतलब जैसे हम इलेक्ट्रॉन काउंट सेम होना चाहिए, तभी सब्स्टिट्यूशन होता है ना। तो यहाँ हो सकता है? यस और नो? दीपिका बताओ। यस, हो सकता है ना। कार्बोनिल इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड ट्राइल फॉस्फेट इज आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कार्बोनिल को हम रिमूव कर दें और पीपीएच3 को ऐड कर दें, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और माइग्रेटरी इंसर्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। और जब भी दोनों की पॉसिबिलिटी हो कभी भी किसी रिएक्शन में, तो माइग्रेटरी इंसर्शन इज प्रेफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। देखो, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये आपको नहीं आएंगे कि आईआर में एक अलग बैंड आएगा या कुछ ऐसा, ठीक है। तो लिखो वेन एवर, इसकी पहले ना एक साइड पे तो ये लिखो, ये वाला मैकेनिज्म लिख दिया, ठीक है। लिखो सेकेंड पॉसिबिलिटी सब्स्टिट्यूशन, और फिर सब्स्टिट्यूशन करके प्रोडक्ट बनाओ। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज सब्स्टिट्यूशन। और मुझे ये बताओ, अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो एसोसिएटिव होगा या डिसोसिएटिव होगा? डिसोसिएटिव मैम। हाँ, it will be dissociative because this is a 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, है ना। तो यहाँ पे ये सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? डिसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Done? Write down. Whenever in a reaction, ligand substitution, whenever in a reaction, ligand substitution and migratory insertion both are possible, then migratory insertion wins over, yeah, dominates over ligand substitution, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, माइग्रेशन वर्सेस इंसर्शन, एंड इट्स इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन वर्सेस इंसर्शन। कर
कल मैंने बताया था ना कि माइग्रेटरी इंसर्शन होने का मतलब ये नहीं कि दोनों होंगे, क्या होगा, या तो माइग्रेशन होगी या फिर इंसर्शन होगी, ठीक है। तो हमें अब पहले तो हमें क्या था, साइंटिस्ट को कंफ्यूजन था कि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में माइग्रेशन होती है या इंसर्शन होती है, दैट वाज द कंफ्यूजन, व्हाई, बिकॉज़ प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगा, ठीक है। बट लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड, मतलब एक्सपेरिमेंट से पता किया गया था कि वो माइग्रेशन होगा या इंसर्शन होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें अगर हम बात करें माइग्रेशन होने की, तो माइग्रेशन जो है वो कब होता है, जब CH3 CO की तरफ जाएगा या जब CO CH3 की तरफ जाएगा, CH3, है ना। तो दैट मींस माइग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन द आयनिक लिगेंड मूव्स टुवर्ड्स न्यूट्रल, इसको लिखो साथ साथ में, व्हेन आयनिक लिगेंड मूव्स टुवर्ड्स द न्यूट्रल लिगेंड, then that is called as migration, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइग्रेशन। तो दिस इज योर A, पाथ A, ठीक है। एंड व्हाट इज इंसर्शन, उल्टा हो जाएगा, व्हेन न्यूट्रल लिगेंड माइग्रेट्स टुवर्ड्स आयनिक लिगेंड, ठीक है। लिख लो इसको यहाँ पे, व्हेन न्यूट्रल लिगेंड माइग्रेट टुवर्ड्स आयनिक। when neutral ligand migrates to ionic ligand, और पाथ क्या हो जाएगा, if this is A, इसका उल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, पाथ B। अगर ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगी इंसर्शन, ठीक है। अगर ये लिख लिया सबने, लिखा सबने, कोई कंफ्यूजन है किसी को, प्रतीत कंफ्यूजन है, पक्का आपको, आकांक्षा, राइट, सबको क्लियर है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये माइग्रेशन है, तो डी माइग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट। माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया, जब हमारा जब हमारा आयनिक लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड की तरफ जा रहा है, तो इसका प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, हमारे पास आयरन के साथ कार्बोनिल अटैच्ड है, और जो CH3 है वो इस कार्बोनिल पे जब माइग्रेट कर गया, तो यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, यहाँ पे हमारे पास डी माइग्रेशन, दिस इज माइग्रेशन, व्हाट विल बी डी माइग्रेशन, CH3 का वापस से अपनी पोजीशन पे जाना, दैट इज कॉल्ड एज डी माइग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस जो है, अगर हमारे पास, मतलब हम अभी इसमें क्या कहना चाहते हैं कि हमें नहीं पता माइग्रेशन है और हमें नहीं पता वो इंसर्शन है, हमें पता लगाना है कि वो एक्चुअल में माइग्रेशन हुआ था या एक्चुअल में इंसर्शन हुआ था। अभी ध्यान से सुनो, there is a principle which is called as principle of microscopic reversibility। इसका मतलब क्या होता है कि जो पाथ रिएक्शन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलो किया था, उसी सिमिलर पाथ से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा। मतलब क्या है कि जो भी मैकेनिज्म, अगर आप A से B में जा रहे हो, A से B में कन्वर्जन हो रही है, तो जो मैकेनिज्म उसने A से B जाने में फॉलो किया था, बिल्कुल और वही सेम मैकेनिज्म से वो B से वापस A में आएगा। मतलब एक एक स्टेप उसका उल्टा होता जाएगा। अगर मान लो हमारे पास माइग्रेशन हुआ था, ठीक है, माइग्रेशन क्या था कि CH3 यहाँ से उठ के कार्बोनिल के पास गया था, तो जब डी माइग्रेशन होनी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यही होगा कि CH3 ही उठ के वापस अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। उस केस में ऐसा नहीं होने वाला कि जो आपको इसको सेपरेट करना है ना, कार्बोनिल और CH3 को, जब आप वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो, तो तब ऐसा नहीं होने वाला कि कार्बोनिल अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ चला जाए। जो स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ था, बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप वापस आ रहे हो, तो वही सेम मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में माइग्रेशन हुआ था,
तो बैकवर्ड डायरेक्शन में डी माइग्रेशन ही होगा, वहां डी इंसर्शन नहीं होगी। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब CH3 माइग्रेट करके गया था कहाँ, कार्बोनिल पे, तो जब वापस आएगा, ठीक है, जब आपको इसको सेपरेट करना है तो उस टाइम पर कार्बोनिल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, उस टाइम पे CH3 ही अपनी पोजीशन छोड़ के दोबारा से वापस जाएगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में माइग्रेशन हुई थी तो बैकवर्ड आते टाइम डी माइग्रेशन ही होगी, डी इंसर्शन नहीं होगी। ठीक है, तो दिस विल बी डी माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो किया है। और डी इंसर्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज डी माइग्रेशन। डी इंसर्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा ना, यस और नो, तो यहाँ पे COCH3 और ये हमारे पास, या फिर इसको हम यहाँ बना देते हैं, ये हमारी वैकेंसी क्रिएट होगी एंड दिस इज COCH3। अब ये क्या हुआ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंसर्शन हुई है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आते क्या होगी, डी इंसर्शन। ठीक है, डी इंसर्शन होगी तो कार्बोनिल अपनी पोजीशन वापस ऑक्यूपाई करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की मतलब इस डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, दिस विल बी कॉल्ड एज डी इंसर्शन। ऑनलाइन सबको विजिबल है बोर्ड पूरा, मैम बट बहुत स्मॉल हो गया है। आप दूर हो गया है, विजिबल है पूरा, इसको नोट कर लो, फिर मैं कर देती हूँ स्टैंड एडजस्ट। ये नोट करो एक बार। ऑनलाइन किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया, शगुन क्लियर है? यस मैम। आप लोगों को क्लियर है? आर्ची क्लियर है? आर्ची है ना आपका नाम? राइट डाउन प्रिंस, ये नोट कर लिया सबने? लिखो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। Write down the path followed by the reaction. The path followed by the reaction in the forward and backward direction. In the forward and backward direction is identical. The path followed by the reaction in forward and backward direction is identical. एक और चीज, ऊपर जहां आपने डी इंसर्शन लिखा है ना, उसको लिखो, डी इंसर्शन को हम डी कार्बोनाइलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डी इंसर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी कार्बोनाइलेशन। क्यों बोल रहे हैं डी कार्बोनाइलेशन, क्योंकि कार्बोनिल आप रिमूव कर रहे हो। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इन फेवर ऑफ, experimental evidences in favor of migration versus insertion. Migration versus insertion. Case 1 लिखो, case 1, let us consider that it was insertion. Let us consider that it was insertion. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स था उसमें इंसर्शन हुआ होगा। ठीक है ना, तो जैसे मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स था मैंगनीज का, इंसर्शन होने के बाद पहले क्या थे, कार्बोनिल और CH3 अलग अलग पोजीशंस पे थे,
यस और नो? माइग्रेटरी इंसर्शन होने के बाद क्या होगा, COCH3 कंबाइन कर जाएंगे। तो मैंने इंसर्शन करके दिखा दिए। हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं कि वी हैव अज्यूम्ड दैट इट वाज इंसर्शन। तो अब हमें इंसर्शन करके दिखानी नहीं है, हमने बोल दिया कि ये इंसर्शन हुआ होगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे COCH3 बना रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्या बना रहे हैं, COCH3। बाकी के जो हमारे पास कार्बोनिल्स थे वो हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिए, मतलब हमने अपने आप से मान के चला कि यहाँ पे COCH3 ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं वैकेंसी, देखो अगर यहाँ पहले COCH3 माइग्रेट कर गया, उसके बाद वैकेंसी बनी, वो कार्बोनिल ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड आ सकता है ना, वो PR3 भी हो सकता है, वैकेंसी को नया कोई और कार्बोनिल भी ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये हमारे पास हो गया, अभी क्लियर है यहाँ पे। अब हमने क्या बोला, अब इंसर्शन हो रखा है, तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंसर्शन हुआ होगा, तो जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तब क्या होगा, डी इंसर्शन होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे डी इंसर्शन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हमने क्या कोई कंडीशन, डी इंसर्शन का मतलब क्या होगा, COCH3 को आपको अलग अलग करना है, यस और नो? तो डी इंसर्शन मतलब आपको किसको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, CO को या CH3 को? CO को शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ जाएगा CO? जहां से आया तो था, पर कहां से आया होगा, जहां पे न्यू लिगेंड आया है। कहाँ, सिस, आपको पता है ये सारी सिस, हाँ है ना, ये हमारे पास 4 पोजीशंस है, 1 2 3 एंड 4। ये चारों इसके विद रिस्पेक्ट में क्या है, सिस में प्रेजेंट है, पर ये पोजीशन जो है ट्रांस है। तो जब आपने डी इंसर्शन करनी है, नंबर 1 आपको किसको शिफ्ट करना है, कार्बोनिल को शिफ्ट करना है। वो कभी भी इस पोजीशन पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो वो आया ही नहीं होगा, ट्रांस है ना ये, उसकी पोजीशन यहाँ तो वो जा भी नहीं सकता ना यहाँ से आया होगा। दैट मींस जब भी आपको कार्बोनिल शिफ्ट करना है, तो कहाँ शिफ्ट करना है उसको, सिस पोजीशन पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है इनमें से किसी को कोई पोजीशन होगी, जिस लेट्स सपोज वो यहाँ से आया था। ठीक है, लेट्स सपोज कार्बोनिल यहाँ से यहाँ गया था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नया लिगेंड जिसने इसकी वैकेंसी ऑक्यूपाई की होगी। तो हमने क्या किया, हमें नहीं पता वो कहाँ है इन सब में से, पर हमने क्या किया, उस जो नया लिगेंड हमने ऐड किया था इसमें, उसको हमने आइसोटोपिकली लेबल कर दिया था। आइसोटोपिकली लेबल करने का मतलब, वैसे तो कार्बन का आइसोटोप 12 होता है ना, हम क्या करेंगे, उसका आइसोटोप 13 वाला यूज करेंगे कार्बोनिल को। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की जगह आप रिएक्शन में ड्यूटेरियम यूज कर रहे हो, है तो दोनों सेम ही है ना। तो आपने पढ़ा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके फिजिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, जैसे उनका मास, उनकी डेंसिटी, उनका वॉल्यूम, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पर जो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो बिल्कुल सेम होती है। जैसी रिएक्शन हाइड्रोजन देगा वैसी रिएक्शन ड्यूटेरियम देगा, जैसी रिएक्शन कार्बन 12 देगा वैसी रिएक्शन कार्बन 13 देगा। तो हमने क्या किया, इसको आइसोटोपिकली लेबल कर दिया, या तो ऐसे लिखो उसको या यहाँ पे स्टार लगा दो। तो जब हम किसी को आइसोटोपिकली लेबल कर देंगे, वैकेंसी को ऑक्यूपाई करेगा, वैकेंसी या यहाँ क्रिएट हुई होगी, यहाँ पर, यहाँ, या फिर यहाँ क्रिएट होगी। लेट्स सपोज वो यहाँ क्रिएट हुई थी और यहाँ पे क्या आ गया, इसका आइसोटोप CO13। तो ये हमारा इंसर्शन हो रखा है। जब बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो इट विल आल्सो फॉलो द सेम मैकेनिज्म, दैट इज डी इंसर्शन। डी इंसर्शन मींस कार्बोनिल, ये वाला जो कार्बोनिल है, दैट विल ऑक्यूपाई द सिस पोजीशन, आइदर दिस 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 और दिस। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से नया, यहाँ ये वाला कार्बोनिल इधर शिफ्ट हुआ था तो नया लिगेंड तो यही आएगा, पर जब इसने माइग्रेट करना है, सॉरी डी इंसर्ट करना है, तो वो जरूरी नहीं कि यही वाली पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, अब ये चारों, उसको तो नहीं पता ना सिस, उसको तो सिस देखना है बस, राइट। मैकेनिज्म का मतलब ये है कि अगर उसने इंसर्शन किया था तो वो डी इंसर्शन करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास जो है दिस इज, अगर ट्रांस पे नहीं हो सकता, सिर्फ सिस पे हो सकता है, तो वो बैकवर्ड जाते वक्त भी ट्रांस को नहीं फॉलो करेगा, वो सिस वाली पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेगा। पर सिस हमारे पास 4 ऑप्शंस है ना, वो तो दोनों सेम है। इस कार्बोनिल को ये तो नहीं पता ना कि ये सिस ये सिस ये सिस अलग अलग है, उसके लिए सिस मींस सिस। क्लियर है? ठीक है, तो जब वो वापस जाएगा वो इन चारों में से कोई भी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ दीज पोजीशंस आर सिस विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। वैकेंसी यहाँ भी क्रिएट हो सकती थी
तो CO13 यहाँ होता, वैकेंसी यहाँ भी क्रिएट हो सकती थी तो CO13 यहाँ होता, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इस पोजीशन में और सिस में है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर डी इंसर्शन होगी तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, CH3, CO यहाँ से चला गया, मान लो उसने ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल, यहाँ पे सारे कार्बोनिल आ जाएंगे, CO13 प्रोडक्ट में से गायब हो जाएगा, राइट। तो एक तो ये प्रोडक्ट बना जिसमें कोई भी आइसोटोपिकली लेबल्ड C13 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या होगा, उसके अलावा चाहे वो ये वाली, हाँ उसके अलावा चाहे कार्बोनिल आपका ये पोजीशन ऑक्यूपाई करे, ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करे या ये पोजीशन ऑक्यूपाई करे, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा ना आपका, क्योंकि इस कार्बन में और इस कार्बन में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों C12 है। तो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिसमें यहाँ CO13 प्रेजेंट होगा, बाकी के सारे कार्बोनिल्स तो वैसे के वैसे रहेंगे। तो वी विल से ड्रॉ करो उसका प्रोडक्ट। All of these will be carbonyl, ठीक है ना, यही होगा, नहीं सॉरी 13 आएगा, है ना। तो एक तो ये होगा जिसमें कार्बोनिल ने ये पोजीशन ऑक्यूपाई करी, ठीक है। नहीं, मॉलिक्यूल्स मान लो 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल अगर उसमें आप 100 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो उस एक मॉलिक्यूल में कार्बोनिल की टेंडेंसी यहाँ पे भी, ये वाला कार्बोनिल इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है। मान लो पहले वाले मॉलिक्यूल में ये कार्बोनिल उठके इस पोजीशन पे चला गया, उसका प्रोडक्ट बन गया उस मॉलिक्यूल का। पर अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो हो सकता है जो दूसरा मॉलिक्यूल था उसका कार्बोनिल यहाँ नहीं गया, वो कहीं और चला गया। हमारे पास बहुत सारे 100 अगर आपके 100 मॉलिक्यूल्स थे रिएक्टेंट के, तो 100 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के बनेंगे, है ना। तो उनमें से कोई मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसका ये प्रोडक्ट बनेगा, कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसका वो प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हुआ सबको, यस और नो। अब मुझे आपने बताना है कि रेशियो क्या होगी इन दोनों की, सोचो खुद से रेशियो क्या होगी। अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो मैंने क्या बोला कि 100 मॉलिक्यूल्स, मुझे तो ऐसा लगा कि कोई अंदर आ गया टेररिस्ट, उसने दरवाजा खोल दिया। अच्छा मुझे बताओ इसकी रेशियो क्या होगी। हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स में आपके पास क्या होगा, ये कार्बोनिल CO13 की पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें कार्बोनिल ये पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। जब वो ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, एंड वाला। दूसरे कुछ और ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें वो ये वाली भी नहीं ऑक्यूपाई कर रहा, ये भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ये पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, पर प्रोडक्ट वही बनेगा। फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें ना वो ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ना ये, वो ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, पर प्रोडक्ट तब भी वही बनेगा। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पोजीशंस हैं जो वो ऑक्यूपाई कर सकता है, 4, राइट। तो इस वाली पोजीशन की कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 1:1:, इसकी 100 में से इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 1/4, 25%, है ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है, 25%, इसकी कितनी है 25, इसकी भी कितनी है 25, इसकी भी कितनी है 25, इसका कितनी परसेंटेज आ रही है 25%, ठीक है। अब 25% पॉसिबिलिटी है कि कार्बन यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, तो 25 मॉलिक्यूल्स ये वाला प्रोडक्ट देंगे, यस और नो। फिर 25% पॉसिबिलिटी है कि वो ये पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, 25 मॉलिक्यूल्स फिर से यही वाला ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है, चाहे वो इधर चला जाए चाहे वो इधर चला जाए, यस और नो। अब फिर से 25% पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से उठ के ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले, पर प्रोडक्ट तब भी सेम बनेगा, तो दैट मींस दिस विल बिकम 75%। इसका मतलब आपके पास 1:3 की रेशियो में ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। सबको क्लियर है एवरीवन?
ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया? विशाली, सिमरन क्लियर है? यस मैम। वो 13 वाले की आप कह रहे हो कि 75, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। नहीं ठीक है, हाँ 25 और ये 75, हाँ क्योंकि एक में ये रह जाएगा ना। क्लियर है? क्या हुआ आपको कंफ्यूजन में? 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं इसलिए बोल दूंगा 3 मॉलिक्यूल्स, हाँ ऐसे कह सकते हो कि अगर यहाँ पे एक आ रहा है तो उधर 3 जा रहे हैं, ठीक है? तो रेशियो कितना हो जाएगा? 25:75 और 1:3, ठीक है? कैसे पता लगाया हमने? हम मान के चले कि ये इंसर्शन हुआ था, तो जब हम बैक साइड जाएंगे तो डी इंसर्शन होगा, और अगर डी इंसर्शन होगा तो रेशियो 1:3। इसका मतलब अगर आपको रेशियो 1:3 मिलती है जैसे हमने सोचे, तो इसका मतलब वो प्रूफ हो गया ना कि क्या था वो, माइग्रेशन था या इंसर्शन? इंसर्शन, क्योंकि डी इंसर्शन होने पे अगर हमें ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब पहले इंसर्शन ही हुआ था। माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है? डी इंसर्शन हुआ था तो पहले इंसर्शन हुआ होगा, डी माइग्रेशन हुआ था तो पहले माइग्रेशन हुआ होगा, ठीक है? अब लिखो केस 2, let us consider that it was migration. Let us consider that it was migration. अच्छा, अगर हम माइग्रेशन मान के चल रहे हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले मान के चलेंगे कि माइग्रेशन हो रखी है, तो सेम जो जहां से हमने इंसर्शन स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो दिस इज COCH3, ये सेम रहेगा, हमने कार्बोनिल 13 यूज किया था ना, ये भी कार्बोनिल, बस फर्क क्या है यहाँ पे, हमने अब क्या करना है, डी माइग्रेशन करना है ना? तो डी माइग्रेशन में हम किसको उठाएंगे यहाँ से? CH3 को। जब CH3 यहाँ से उठ के जाएगा तो किस कहाँ जा सकता है वो? सिर्फ सिस पोजीशन पे जा सकता है। तो पहली सिस पोजीशन हो गई ये वाली, डी माइग्रेशन करनी है तो अब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा या इसकी जगह ऑक्यूपाई करेगा? हाँ, इसकी अटैच होगा, इसकी जगह ऑक्यूपाई करे, है ना? हमने को डी माइग्रेशन तो हम कर चुके हैं ना, डी माइग्रेशन हो रही है तो मैंगनीज के साथ यहाँ कार्बोनिल और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, और बाकी सारे कार्बोनिल्स एज इट इज। कितने % चांसेस है इसके बनने के? 25% ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिसमें हमारे पास CO13 प्रेजेंट नहीं था, हमारा आइसोटोप प्रेजेंट नहीं होगा और उसमें CH3 उसकी जगह ऑक्यूपाई करेगा। यस, उसके बाद हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? CH3 उठ के कहां चला जाए? बाकी के तीन सेम होंगे? यस और नो? तो फिर कैसे पता लगाओगे कि इंसर्शन था या माइग्रेशन अगर इसमें भी सेम बन गए? समझे क्वेश्चन को? अगर हमने क्या बोला, अगर हमारे पास रेशियो आता है 1:3 का तो फिर उसका मतलब इंसर्शन हुआ था। तो हम तो ये इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि हमें पता लग जाए माइग्रेशन है या इंसर्शन है। तो अगर इसमें भी मैंने वही रेशियो लिख दी 1:3 तो फिर पता लगेगा कि इंसर्शन थी या माइग्रेशन। हमें तो रेशियो से ही आइडिया लगाना है ना, तभी तो हम ये कर रहे हैं सब कुछ, तो मतलब रेशियो तो सेम नहीं आने वाली है। रीजन सोचो उसका क्या होगा। अगर हमारे पास CH3 ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, 3 पोजीशंस बची 1, 2 एंड 3। लेट्स सपोज अब हमारे पास CH3 जाता है ये वाली पोजीशन पे, ठीक है? तो हमारे पास कैसा प्रोडक्ट बनेगा? मैंगनीज, CO13 रिमूव कर दूं यहाँ से? यस और नो? नहीं करना ना रिमूव, वो तो यही ऐसे ही रहेगा, है ना? और यहाँ कार्बोनिल, यहाँ पे इस CH3 और इसकी मुझे पोजीशन बताओ कैसी है? ये आपस में कैसे है? ट्रांस पोजीशन पे। कितने % बनेगा ये? हाँ 25 ही बनेगा। यस और नो? तो ये हमारे पास 25% प्रोडक्ट ये बनेगा।
उसके बाद क्या है हमारे पास, मैं इसको रिमूव कर दूं यहाँ से, ठीक है। और हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, अब हमारे पास जो ये CH3 है वो ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंगनीज, उसके साथ CO13 रिमूव नहीं करना, यहाँ पे भी कार्बोनेट, हर जगह हमारे पास क्या आ जाएगा कार्बोनेट, यहाँ क्या होगा CH3, ठीक है। कितना बनेगा 25%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट लिख दिया सबने। ये ट्रांस वाला केस एक बार दोबारा बताना, आपने क्या एक्सप्लेनेशन दी? ये यहाँ पे CH3 है, ठीक है। इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो ये पोजीशन से इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है ना, तो ये CH3 हमारे पास ये वाली पोजीशन पे चला गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जिसमें CO13 प्रेजेंट नहीं होगा। फिर उसके पास ऑप्शन क्या है, इधर नहीं जा सकता बस वो, उसके अलावा आपने सारे प्रोडक्ट बनाने, यहाँ नहीं जा सकता, तो CH3 जब ये वाली पोजीशन पे जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको वहां पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया, पर ये वाला जो CH3 है वो इस कार्बोनिल के विद रिस्पेक्ट में ट्रांस पे है ना, मतलब कौन सा कार्बोनिल, जो आइसोटोपिकली लेबल्ड है, क्योंकि अब इस कार्बोनिल में और इस कार्बोनिल में फर्क हो गया, वो C12 है, ये C13 है, तो C13 के ये बिल्कुल सामने आ रहा है, तो ये ट्रांस हुआ। स्वर में क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, और फिर और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, सिस पोजीशन ऑक्यूपाई करने की ना। अब हम कौन सा केस ड्रॉ करेंगे, जब हमारे पास जो ये कार्बोनिल है वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वाली सिस पोजीशन, तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, मैंगनीज, CO13 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनिल, CH3, कार्बोनिल, कार्बोनिल एंड कार्बोनिल, क्या अच्छा ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी पोजीशन बची हमारे पास, ये वाली। अब CH3 उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, मैंगनीज, उसके बाद हमारे पास CO13, दिस इज CH3, रेस्ट ऑल इज कार्बन, ठीक है। इसके कितने चांसेस है, 25%, इसके भी कितने होंगे 25%, पर हमारे पास क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, यस और नो, व्हाई नो, अभी सिसी है ना, चाहे वो ये पोजीशन ऑक्यूपाई करे या ये पोजीशन ऑक्यूपाई करे, CH3 इसमें भी C13 के विद रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पे है, और इसमें भी CO13 CH3 के विद रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पे, तो जब आप स्पेस में देखोगे तो इसमें और उसमें कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो दैट मींस 25% प्लस 25%, टोटल कितना हो गया ये 50%, तो रेशियो कितना आएगा हमारे पास 1:1:2, है ना। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको, शगुन क्लियर है, सिमरन, गगन, Yes, ma'am. यस मैम। तो लिखो, if it would have been migration, if it would have been migration, then during demigration, the ratio of products formed would be 1:1:2, would be 1:1:2, ठीक है। and लिखो, and the actual experimental ratio observed was 1:1:2, and the actual ratio observed was 1:1:2, तो क्या था माइग्रेशन एंड नॉट इंसर्शन, ठीक है। तो लिख लो, therefore methyl migration is consistent with these experimental conditions, with these experimental results, ठीक है, conditions नहीं result,
यही 1:1:2। लिखो नेक्स्ट। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कार्बोमेटाइलेशन। कार्बोमेटाइलेशन। देखो इसमें हमारे पास ना इसके नेम से एक चीज क्लियर हो रही है, कार्बो रिलेट्स विद कार्बन, मेटल, मेटलेशन, मेटल। तो कार्बोमेटाइलेशन का मतलब क्या है? देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन कार्बन एंड मेटल। तो कार्बोमेटाइलेशन में क्या होगा, हमको मेटल और कार्बन का बॉन्ड बनाना है। पहले समझ लो फिर लिखना। कार्बोमेटाइलेशन को एक और नाम दिया जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एल्कीन इंसर्शन। हाँ जी, हाँ जी। स्क्रीन विजिबल नहीं, Screen visible नहीं। ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं दिखी मैंने। अभी विजिबल है? यस मैम। सबको विजिबल है स्क्रीन? मैम थोड़ी ब्लर है। अभी ठीक है? ये दरवाजा खोल दो, पीछे वाला, कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। शगुन क्लियर है? देखो। यस मैम। यस मैम क्लियर है। अच्छा, कार्बोमेटाइलेशन को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड एज एल्कीन इंसर्शन। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली करना क्या है, हमारे पास ना मेटल का और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, और मेटल के साथ हमारे पास एल्कीन अटैच्ड होगी। ठीक है, एल्कीन्स पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड वीडियो देख लिया ओएमसी का। एल्कीन्स का क्या बताया था? एल्कीन क्या होता है? ये एक दो कार्बन है, ठीक है, इसका ना तो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है मेटल के साथ, ना ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है मेटल के साथ। इसके बीच में पाई बॉन्ड है ना दोनों कार्बन्स के बीच में, और इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके साथ अटैच्ड है? मेटल के साथ। मतलब एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, किसको? मेटल को। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका था? इस कार्बन का। ये इलेक्ट्रॉन किसका था? इस कार्बन का। तो इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, ये कार्बन भी मेटल के साथ अटैच्ड है और ये कार्बन भी मेटल के साथ अटैच्ड है। जितने एटम्स मेटल के साथ अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैप्टिसिटी ऑफ द लिगेंड। इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। जितने इलेक्ट्रॉन्स ये मेटल को दे रहा है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो भी हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कोई लिगेंड जो अपने नॉन बॉन्ड लोन पेयर दे रहे हैं मेटल को, या पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होता है? 0। तो ये इसका चार्ज हो गया 0। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ और जो न्यू स्टूडेंट्स है कुछ थोड़ा सा यहाँ से सीख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्कीन अटैच्ड है मेटल के साथ। कार्बोमेटाइलेशन का मतलब, अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है ना कार्बन और मेटल का, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल की तरफ शिफ्ट हो रही है। कार्बोमेटाइलेशन मींस you have to make a direct bond in between metal and carbon। मतलब आपको मेटल को कार्बन के साथ जोड़ना है, ना कि उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ। तो उसके लिए क्या क्या होगा? सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगी। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, मेटल और हाइड्रोजन में से मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना। तो जैसे अगर आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच करते हो तब तो ये एज H+ निकलता है ना, पर जब मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा वो एज H नेगेटिव रिलीज होगा। यहाँ से ये कैसे रिलीज होगा? एज H नेगेटिव। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लेके जाएगा? इस कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल्स में। ठीक है, कार्बन के पास तो 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन 5 बॉन्ड्स तो बना नहीं सकता। यस और नो?
तो अगर वो सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है, एक बॉन्ड ये बन चुका पाई, एक ये वाला सिग्मा, और ये 2 हाइड्रोजन्स 2 सिग्मा बॉन्ड्स ऑलरेडी इसके साथ अटैच्ड है। तो जब आप यहाँ से हाइड्रोजन को इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हो कार्बन की तरफ, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, उसके पाई स्टार में जा रहे हैं जो वेकेंट है। तो जब ये बॉन्ड बन रहा है, 5वां बॉन्ड बन रहा है, तो वो सिर्फ तभी बन सकता है जब कोई ना कोई और बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट होगी, नेक्स्ट कार्बन पे, है ना। तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, दोनों नेक्स्ट कार्बन पे। क्या बन जाएगा हमारे पास, मेटल पे चार्ज पॉजिटिव आ गया क्योंकि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ले गया। उसके बाद हमारे पास ये कार्बन पे चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन गया, CH3। यस और नो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे दो, जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इधर शिफ्ट हो गए थे, तो ये कहाँ चले जाएंगे, मेटल के पास। तो मतलब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, नाउ मेटल इज अटैच्ड विद CH2 एंड CH3। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। कार्बोमेटाइलेशन पता लग गया, क्यों बोला इसको कार्बोमेटाइलेशन, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन है मेटल का और कार्बन का। अब इसे एल्कीन की इंसर्शन क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो हमारा एल्कीन है, अगर इसको हम ऐसे देखें, ये हमारे पास मेटल का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था, यहाँ हमारे पास क्या है, एल्कीन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, एल्कीन की इंसर्शन हो रही है इन बिटवीन दिस मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं इसको एल्कीन को इसमें इंसर्ट कर दूं तो क्या बनेगा, CH2 CH2H। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट CH2 CH3। तो दैट मींस ये जो एल्कीन था वो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो गया, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन की इंसर्शन। तो इसे या तो कार्बोमेटाइलेशन बोलो या इसे एल्कीन इंसर्शन बोलो, वन एंड द सेम। क्लियर है सबको, ये लिखो, इसका मैकेनिज्म लिखो। कर दिया नोट, हाइड्रोजन की जगह हमारे पास R ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह CH3 भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे ना हाइड्रोजन स्लैश CH3 कर लो, उससे भी तो मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड बन ही जाएगा ना, बस उसमें इंसर्शन किस में हो रही है, मेटल R बॉन्ड में, ठीक है ना। देखो, द एडिशन ऑफ मेटल, द एडिशन ऑफ मेटल and ligand, the addition of metal and ligand on the double bond, on the double bond is called as carbometallation, is called as carbometallation or alkene insertion, कार्बोमेटाइलेशन और एल्कीन इंसर्शन, ठीक है। देखो, द एडिशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड, द एडिशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड ऑन द डबल बॉन्ड, ऑन द डबल बॉन्ड विल बी सिन। सिन का मतलब क्या होता है, सेम साइड, है ना। तो सेम साइड का मतलब क्या हो गया, अगर एल्कीन कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं,
प्लेनर होते हैं, है ना। तो मतलब जैसे ये मान लो आपका डबल बॉन्ड है इस तरह से, है ना, प्लेनर ही है ना, ये एक प्लेन में है। तो अगर ये हमारा डबल बॉन्ड है तो हमें क्या करना है, जैसे ये आपका एक कार्बन है, ये वाला मान लो, और एक ये आपका दूसरा कार्बन है, इन दोनों के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कार्बन के साथ आपको मेटल अटैच करना है, यही हो रहा है ना, और दूसरी कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन या आर ग्रुप अटैच करना है, ठीक है। सिंक का मतलब क्या हो गया, अगर आप मेटल को ऊपर से अटैच कर रहे हो कार्बन के साथ, तो फिर इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो भी ऊपर से ही आएगा, ठीक है, वो नीचे से नहीं आएगा। तो मतलब ये भी आपका, या तो अगर आप एल्कीन को ऐसे पकड़ लोगे इस तरह से, तो अगर वो सामने से मेटल ऐड कर रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी सामने से ऐड होगा, तो मतलब दोनों आपके बॉन्ड टुवर्ड्स में बनेंगे। अगर एक मेटल बैक साइड से अटैक कर रहा है तो हाइड्रोजन भी बैक साइड से जाएगा, तो दोनों बॉन्ड्स अवे, है ना। क्लियर है सबको, कोई डाउट? आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। और देखो लेक्चर में कोई डाउट है एंड मैंने वीडियोस अटैच कर दी हैं, ठीक है। कल का लेक्चर तो हमारा रिकॉर्डेड था, वो तो मैंने एज इट इज अटैच किया है। परसों का जो हमारा लेक्चर था, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सुन लेना, परसों के लेक्चर में हमने क्या किया था, ऑक्सीडेटिव कपलिंग तक तो पुरानी वीडियोस में किया था, ऑक्सीडेटिव कपलिंग कंटिन्यू किया था परसों, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव कपलिंग, और उसके बाद स्टार्ट क्या किया था, ऑक्सीडेटिव कपलिंग और रिडक्टिव एलिमिनेशन। उसके बाद हाँ, तो मतलब रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये दो चीजें की थी, ठीक है ना। तो परसों की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, उसके बदले मैंने फिर भी एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, लेक्चर 15 है वो, ठीक है। आज कल वाला लेक्चर 16 था ना, उससे पहले एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो ये जो आपका परसों का लेक्चर था, ये दोनों आपके टॉपिक्स आपको लेक्चर 15 में मिल जाएंगे, ठीक है ना। वहां से देख लेना लेक्चर 15 में, ठीक है। और बाकी कल का लेक्चर मैं अटैच कर चुकी हूँ, वो तो आप देख ही सकते हो, ठीक है ना, वो लाइव रिकॉर्डेड था। किसी को ऑनलाइन डाउट है कोई? No, ma'am. ओके, चलो आई एम एंडिंग द क्लास, ओके।